रिलैक्सेशन यानी विश्राम। हम सब विश्राम ये शब्द को जानते हैं, लेकिन सही में विश्राम का मतलब क्या है? हम कहीं आराम से बैठे हो या लेटे हो तो हम कहते हैं कि हम विश्राम कर रहे हैं। इस सत्र में हम ये जानेंगे कि शारीरिक दृष्टि से या लाभों की दृष्टि से या उपचारों की दृष्टि से रिलैक्सेशन यानी विश्राम ये क्या है। हम ये देखेंगे कि विश्राम क्या है, इसके लाभ या फायदे क्या है, इसकी विशिष्ट पद्धति क्या है और विश्राम और ध्यान धारणा में क्या अंतर है। हाल में ही हमने स्ट्रेस यानी तनाव इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। फाइट और फ्लाइट यानी खुद को बचाने के लिए मुकाबला करो या भागो, ये तनाव की प्रतिक्रिया देखी है, जहां शरीर में एड्रेनलिन दौड़ना शुरू होता है। जब उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में तनाव निर्माण होता है तो आप या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो जाते हो। शरीर में ये जो केमिकल्स तैयार होते हैं उसकी वजह से मन और बुद्धि को गंभीर चेतावनी प्राप्त होती है और आपके महत्वपूर्ण अंगों की तरफ खून तेजी से दौड़ना शुरू होता है, सांसें तेज हो जाती है, पूरा ध्यान संकट पे केंद्रित होता है। एड्रेनलिन आपके हृदय की गति को बढ़ाता है ताकि महत्वपूर्ण स्नायु और स्नायु बंधन इनमें खून तेजी से पहुंचे और वो तैयार हो मुकाबला करने के लिए। और शरीर ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पसीने छूटते हैं, पाचक रस ज़्यादा बनते हैं और प्रतिकार करने के लिए और बचने के लिए स्नायु तन जाते हैं और हाथ और पांव की तरफ की रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती है ताकि खून अगर बहे तो उसका बहाव कम हो। स्ट्रेस यानी तनाव संबंधित वीडियो, इसमें हमने तनाव संबंधी शरीर की सामान्यतः कार्यपद्धति देखी है। हमने सामान्यतः आर्बिट्रीली यानी पूर्व कल्पित व्यक्ति सापेक्ष रूप से तनाव के 3 स्तर निर्धारित किए हैं। इसेंशियल स्ट्रेस यानी आवश्यक तनाव, ऑप्टिमम स्ट्रेस यानी अनुकूलतम तनाव और अपर लिमिट स्ट्रेस यानी उच्चतम तनाव। आवश्यक तनाव हर दिन की जिंदगी के लिए आवश्यक है। अनुकूलतम तनाव आनंद और समाधान प्रेरित करने वाला तनाव है और उच्चतम तनाव इसके स्तर पर हम टूट जाते हैं, अकार्यक्षम बन जाते हैं और ये बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। उत्तेजनाओं के कारण निर्माण होने वाली तनाव की शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है, ये हमने स्ट्रेस यानी तनाव संबंधित वीडियो में देखा है। हृदय गति बढ़ती है, रक्तदाब बढ़ता है, सांसों की गति बढ़ती है, पसीना ज्यादा आता है, सांसों की गहराई कम होती है, स्किन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होता है। यह सब अच्छी तरीके से प्रलेखित है यानी वेल डॉक्यूमेंटेड। हमने देखा है कि उत्तेजनाओं से निर्माण होने वाले तनाव और तनाव के फलस्वरूप निर्माण होने वाले लक्षण। आपको मानकर आश्चर्य होगा कि उत्तेजनाएं ये शारीरिक, मानसिक, भावनिक या आध्यात्मिक हो सकती है, लेकिन इसमें से एक ही होती है ऐसा नहीं है। ये एक या एक से ज्यादा उत्तेजनाओं का मेल भी हो सकता है। इसी तरीके से इन उत्तेजनाओं की वजह से निर्माण होने वाला तनाव जो होता है उसके लक्षण भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या भावनिक हो सकते हैं या इसका मेल भी हो सकता है। व्यक्ति शारीरिक तौर से बीमार हो सकता है या मानसिक तौर से वो एकाग्रता खो सकता है, विस्मरण होना, निर्णय शक्ति खो जाना, ये लक्षण है। फिर ये लक्षण मानसिक हो सकते हैं जैसे क्रोधित होना, हताशा, विफलता। ये सब उत्तेजनाओं के ऊपर निर्धारित है। अगर लक्षण आध्यात्मिक हो तो लोगों पर का विश्वास उठ जाना, व्यावहारिक दिक्कतें, ये भी हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव का प्रबंधन। इन प्रबंधनों की कुछ रणनीतियां हमने देखी है, जैसे लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली, जिसमें विश्राम, नींद, स्वास्थ्य लाभ यानी रिकवरी, खान पान इत्यादि आता है। फिर हमने देखा बॉडी स्ट्रेसर्स यानी शारीरिक तनावकारी चीजें, यानी शरीर का तनाव बढ़ाने वाली बातें जैसे ओवरवेट, मद्यपान, धूम्रपान इत्यादि। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसे गिलास आधा भरा हुआ है, इस पर गौर करना चाहिए, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर हर दिन एक नया दिन, नई रोशनी, नई उमंग लेके आता है, ये समझना चाहिए। कुछ समझने की मूलभूत चीजें हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज यानी तनाव प्रबंधन की रणनीतियां। पहला है टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त का या समय का प्रबंधन, ये महत्वपूर्ण है।
दूसरा है असर्टिवनेस यानी आग्रहपूर्णता या स्पष्टता। मिसाल के तौर पर आपको कुछ काम एक दिन में ही करने के लिए कहा गया और आप जानते हो कि यह संभव नहीं है, या तो आपको ऐसा करने के लिए कहा गया कि जो आप नहीं कर सकते या आप उसके विशेषज्ञ नहीं हो, एक्सपर्ट नहीं हो, इसकी विशेषज्ञता आपके पास नहीं है। इन दोनों जगह आपको आग्रहपूर्णता से और स्पष्टता से बताना चाहिए कि ये संभव नहीं है या आप इसके विशेषज्ञ नहीं हो। यह है प्रबंधन, इससे तनाव की संभावना कम होती है। तीसरा है गोल सेटिंग यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य तय करना, और वो वास्तविक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, तो ही हासिल हो सकता है। इससे भी तनाव कम होता है। चौथा है कम्युनिकेशन यानी संपर्क और जानकारी। आपने दूसरों से ठीक से संपर्क रखना या उचित बातों की उन्हें जानकारी देना, यह जरूरी है। दूसरे लोग अपने आप क्या चाहते हो ये समझ जाएंगे, उसी तरीके से काम करेंगे। यह समझ जाना ये अपेक्षा उचित नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव प्रबंधन में एडाप्टेशन यानी बदलाव को अपनाना, ये एक बड़ी रणनीति है। तनावपूर्ण उत्तेजनाओं को कम करने या उन्हें संतुलित करने में ये फायदेमंद है। ये योग से होता है, या प्रफुल्लित या आनंदित रहने से होता है, या ताई ची के जैसे चाइनीज व्यायाम से होता है। प्राणायाम तो इन उत्तेजनाएं और तनाव प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने में बहुत फायदेमंद है। व्यायाम प्रकारों का भी इसमें काफी प्रभाव पड़ता है। जो तनाव से निर्मित शारीरिक नुकसान है वो मसाज से भी कम हो सकता है। फिर है एक्यूप्रेशर, ये बहुत फायदेमंद है। फिर धार्मिक उत्सवों में शामिल होना भी सुखद और आनंदपूर्ण होता है, इनसे तनाव कम होता है। लाफ्टर क्लब, इसके बारे में काफी गलतफहमियां हैं। इसमें जोर देकर हंसने से बांसी हवा यानी स्टेल एयर बाहर फेंकी जाती है और स्वाभाविक रूप से गहरी सांस भरनी पड़ती है। 15-20 मिनट तक ये किया तो ये प्राणायाम के काफी फायदे इसमें से मिल सकते हैं। तो तनाव कम करने के लिए ये भी एक अच्छी रणनीति है। आखिरकार रिलैक्सेशन यानी विश्राम, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। रिलैक्सेशन यानी विश्राम, क्यों करना है विश्राम? ये इसलिए करना है कि ये सीखना आसान है और इसके काफी फायदे हैं। विश्राम शारीरिक स्तर पर फायदेमंद तो है ही, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि विश्राम से होने वाले बदलावों का मूल्यांकन करने वाले स्रोत अब उपलब्ध है, और विश्रामों के अलग अलग प्रकारों का मूल्यांकन भी हो सकता है। बॉडी रिस्पॉन्सेस यानी शारीरिक प्रतिक्रियाएं, तनाव से शारीरिक परिणाम स्पष्ट रूप से देखे गए हैं और ये सिद्ध हो चुके हैं। इसमें हृदय की गति बढ़ती है, रक्तदाब बढ़ता है, सांसों की गति बढ़ती है, पसीने ज्यादा छूटते हैं, सांसों की गहराई या सफलता कम होती है, स्किन प्रतिरोध भी कम होता है। और यह भी स्पष्ट रूप से देखा गया है कि विश्राम से काफी फायदे हैं। विश्राम से शारीरिक परिणाम अच्छे हैं। हृदय की गति कम होती है, रक्तदाब, सांसों की गति कम होती है, पसीने कम आते हैं, सांसों की सफलता गहराई बढ़ती है या स्किन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यह सब शास्त्रीय दृष्टया सिद्ध हो चुका है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यानी विश्राम की शारीरिक प्रतिक्रियाएं। विश्राम से एड्रेनलिन ग्रंथि से तनाव प्रेरित स्रावों का उत्पादन बंद होता है। दिमाग का यानी हाइपोथैलेमस, ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि या अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम को बदलाव के लिए प्रेरित करता है, और ये विश्राम की वजह से होता है। जैसे सांसों की गति कम होती है, हृदय की गति कम होती है, पसीने कम छूटते हैं, स्नायुबंध और स्नायुओं का तने रहना कम होता है। जाहिर है विश्राम की वजह से ये सब अच्छी प्रतिक्रियाएं शरीर में निर्माण होती है। ये सब प्रतिक्रियाएं तनाव कम करने में काफी मददगार है। रिलैक्सेशन यानी विश्राम, यहाँ हम नींद और विश्राम के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः विश्राम के दृष्टिकोण से हम ये ग्राफ देखेंगे, जो वही ग्राफ है जो नींद के विषय का अभ्यास करते हुए हमने देखा था। अब हम विश्राम के परिप्रेक्ष्य में इस ग्राफ को देखेंगे। नींद के बारे में हमने देखा था कि जब हम 8 घंटों की गहरी नींद सोते हैं तो बिल्कुल शांत
कोई तकलीफ नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई बुरे सपने नहीं। यह अवस्था में आप जब गहरी नींद सोते हो, तो उसमें जाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। आप पूरे गहरी नींद में 1 से 2 घंटे तक रहते हो और फिर वहाँ से बाहर जागृत अवस्था में आने के लिए आपको और 2 से 3 घंटे लगते हैं। जब हम पूरे गहरी नींद में होते हो है, तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा 8% कम लगती है। यानी जागृति में अगर 100% ऑक्सीजन आपको लगता है, तो गहरी नींद में आप 8% उससे भी कम इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि गहरी नींद में ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को कम पड़ती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि विश्राम की अवस्था में शरीर इतना स्वस्थ और कार्यक्षम रहता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत 8% से घटती है। ये इसलिए होता है कि आपकी हृदय और सांसों की गति कम होती है। आपको आपके स्नायु बंधनों को या स्नायुओं को इतनी कम ऊर्जा लगती है कि 8% कम ऑक्सीजन भी पर्याप्त हो जाता है। ये स्लीप अपनिया नहीं है, ये ध्यान में रहे। जब हम ये ऑरेंज लाइन देखते हैं, तो ये विश्राम की लाइन है, विश्राम दिखाती है। विश्राम और नींद की का तुलनात्मक अभ्यास करते हुए हमने ये देखा है कि गहरी नींद लेने का जो जिसने प्रशिक्षण लिया है, इस प्रशिक्षण को 6 से लेकर 12 महीनों तक का वक्त लग सकता है। इस प्रशिक्षित व्यक्ति जब विश्राम ऐच्छिक रूप से लेता है, तो ये संभव है कि वो तुरंत गहरी नींद में चले जाता है और फिर जागृत अवस्था में आ जाता है। इसका ग्राफ ये दिखाता है, ये देखो ऑरेंज लाइन जो है बैरल जैसे दिखता है, तो ये तुरंत तत्काल नींद में पहुंचकर फिर जागृत हो जाता है, ये दिखाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति जब गहरी नींद में चले जाता है ऐच्छिक रूप से आधे घंटे के लिए जब नींद लेता है और फिर जागृत हो जाता है, तो इसको ऑक्सीजन की मात्रा 12% से कम लगती है। इसका निष्कर्ष यह है कि सामान्य गहरी नींद से भी बहुत ज्यादा विश्राम और आराम और स्नायुबंध को ऊर्जा ये प्रशिक्षण की वजह से मिल सकता है, ये फायदा मिल सकता है। ये सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति से ही संभव है। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा मात्रा में विश्राम के फायदे और ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ये महत्वपूर्ण बात और भी है कि प्राणायाम के फायदे इससे भी बहुत ही ज्यादा और बड़ी मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। तो नींद, विश्राम और प्राणायाम के बारे में हमने जो जाना है वो काफी है। तनाव प्रबंधन और विश्राम, इनकी और रणनीतियां क्या है? पहली चीज है चिंताएं। इन चिंताओं ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है। चिंताएं ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इनको संभालना बहुत मुश्किल काम है। चिंताओं की विशेषता ये है कि इसमें से कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते। इससे परेशानियां बढ़ती ही जाती है। कैसे करें इसको, कैसे संभाले, देखेंगे। समझो मैं मेरे पत्नी के साथ रहता हूं और सुबह 9 बजे काम पे निकल के 6:30 बजे तक शाम को लौट जाता हूं। हर दिन यही मेरा रूटीन है। एक दिन मैं निकल तो गया सुबह, लेकिन 6:30 बजे तक नहीं पहुंचा। 6:30 के 7 बज गए, फिर भी नहीं पहुंचा। तो पत्नी ने फोन किया, करने की कोशिश की, भाई कहाँ हूं। थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि भाई इतना देर क्यों हो गया आज, लेकिन फोन मेरा बंद आ रहा है। 7:30 बज गए तो परेशानी और बढ़ गई। 7:30 के 8 बज गए, घर नहीं पहुंचे हम, फोन भी बंद आ रहा है। क्या हुआ होगा? तनाव बढ़ना शुरू हुआ। सुबह मैं मोटरसाइकिल पे गया था, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अब 8 बज गए हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही है। कुछ सहयोगियों को फोन किया जाता है, उनको भी कुछ जानकारी नहीं है। अब तनाव महसूस होना शुरू होता है, धड़कनें बढ़नी शुरू होती है। 9:30 बजते हैं तो काफी पैनिक यानी घबराहट होती है। मन में बुरे बुरे ख्याल आना शुरू होता है, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ अस्पताल में तो नहीं है, आईसीयू में तो नहीं भर्ती हुआ। समझ में नहीं आता कैसे पता करे, पुलिस में जाए या अस्पतालों में पता करे, कुछ समझ में नहीं आता। मौत के जैसे बुरे हादसे याद आना शुरू होता है। 10 बजे बेल बजती है और हम सामने खड़े हैं, तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं। बिल्कुल गले पड़ के बोलते हैं, भाई हुआ क्या था, हम इतनी राह देख रहे हैं। फिर इतनी काफी धुलाई होती है हमारी। हम बताते हैं कि भाई फोन बंद था,
दोस्त के घर में प्रमोशन की पार्टी थी, मैं सुबह बताना भूल गया था, तो इसलिए ये सब गड़बड़ हो गया। अभी ये छोड़ दिए, ये तो एक हादसा है, लेकिन चिंता करने से इसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सोचा जाता है कि भाई ये सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, कोई परेशानी नहीं, बजने दो, 10 बजने दो, 11 बजने दो, कुछ हुआ नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। बहुत चिंता होती है कि भाई क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। लेकिन अब इसको फिर संभाला कैसे जाए, हम देखेंगे इसको। रीडिफाइनिंग वरी। अब हम चिंता इस शब्द को पुनर्भाषित करेंगे। 1980 साल में जब मैं कार्डियक हॉस्पिटल में कार्डियक यूनिट में काम करता था, तब मैंने चिंता इस शब्द को पुनर्भाषित किया था। ये इसलिए ज़रूरी था कि मैंने बहुत सारे हृदय रोगी काफ़ी चिंतित देखे थे। मैं जानता था कि चिंता करना उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, उसका उनके हृदय पर और मन पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि चिंता का दायरा बहुत बड़ा होता है। मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई चिंता ये सिर्फ विचार प्रक्रिया है, जिसका अंतिम परिणाम पर कोई भी कर्णमात्र भी असर नहीं होता। अब ये समझिए कि जब कोई आर्किटेक्ट चिंता करता है बिल्डिंग की डिज़ाइन के बारे में, तो ये सकारात्मक चिंता है। या वैक्सीन -8 डिग्री में कैसे पहुंचाए, ये चिंता है, तो ये सकारात्मक उत्पादक चिंता है। लेकिन समझो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर, उसने अचूक उत्तम प्रोग्राम बनाया है, 100 दफ़ा उसे टेस्ट किया है, फिर भी चिंता करने लगा कि ये सफल होगा नहीं होगा, तो ये शुद्ध नकारात्मक चिंता है। काम बिल्कुल अचूक उत्तम हो, ये चिंता अच्छे काम को उद्युक्त करती है, लेकिन बेवजह चिंता ये अनुत्पादक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन बेनिफिट्स। तनाव प्रबंधन और विश्राम का लाभ। हम जानते हैं कि विश्राम से हृदय गति कम होती है। इसको और समझ लेते हैं। हार्ट रेट यानी हृदय गति 78 होती है, तो समझिए अगर हृदय की धड़कन विश्राम की वजह से 1 से कम हो गई, यानी 77 हर मिनट में हो गई, तो जानिए 1 घंटे में हृदय की धड़कन 60 से कम होती है। यानी हर दिन हृदय 1440 दफ़ा कम धड़केगा। इसे फिर से दोहराएंगे, 1 मिनट में 1 धड़कन कम, यानी 1 घंटे में 60 धड़कनें कम, यानी 1 दिन में 1440 धड़कनें कम होती है। यह सिर्फ विश्राम से हासिल होता है। समझो अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षित हो तो 1 मिनट में 60 से भी ज़्यादा धड़कनें कम कर सकता है। यह है तनाव प्रबंधन के अच्छे परिणाम, विश्राम के परिणाम। हमने देखा है कि हर दिन अगर 1440 धड़कनें आप कम कर सकते हो, तो हर महीने या हर साल में कितनी धड़कनें कम हो सकती है, इसका अनुमान आप लगा सकते हो। और इसका हृदय पर बहुत अच्छा असर होता है। इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, इसकी मजबूती बढ़ती है, इस पर का दबाव कम होता है, आपके फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं। विश्राम ये सिर्फ एक ही रणनीति इसमें कारगर है ऐसा नहीं है। तनाव प्रबंधन में अपनाई गई बाकी दूसरी रणनीतियाँ भी काफ़ी कारगर है, उसका भी फायदा मिलता है। तो इन सभी रणनीतियों से तनाव कम होता है, हृदय की गति कम होती है, रक्तचाप कम होता है, ब्रीदिंग रेट कम होता है, सांसों की गति भी कम होती है। जैसे सामान्यतः औसतम सांसों की गति 12 से 14 होती है, और आप अगर तंदुरुस्त हो और आपकी गति 8 से 10 है, आप 1 से उसे कम कर सको तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। खिलाड़ियों की गति हृदय की या सांसों की कम होती है। बियॉन बोर्ग जो बहुत ही प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी, उसकी गति सिर्फ 55 हुआ करती थी 1 मिनट में। तो समझिए अगर खेल के मैदान में खेलता था तो बाकी खिलाड़ियों की सांसें फूल जाती थी, 120-130 के गति से उनकी सांसें चलती थी और पसीने से लथपथ हो जाते थे। लेकिन बियॉन बोर्ग की गति सिर्फ 80-90 तक ही सीमित रहती थी और बिना पसीने के आराम से खेलता था। इसका कारण ये था कि उसका हृदय बहुत मजबूत था, ऊर्जा की काफ़ी बचत उसकी होती थी, क्योंकि विश्राम के समय उसकी गति सिर्फ 55 थी हृदय की। ये नैसर्गिक हो सकता है या इसे आप मेहनत से भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर 1 मिनट में अगर 1 धड़कन आप कम कर सको, तो देखिए तो आपको कितना ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है।
एक महीने में या एक बरस में बहुत हृदय की और फेफड़ों की आप मजबूती पा सकते हो। तनाव प्रबंधन और विश्रामों के लिए आप तनावकारी चीज़ों को टाल सकते हो या उनमें बदलाव ला सकते हो या उनकी तीव्रता बढ़ा सकते हो या तो खुद ही तनावकारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हो या उसको आप टाल ही नहीं सकते, ये भी स्थिति हो सकती है। पहले तो इन तनावों को सही मानसिक स्थिति से आप बिल्कुल टाल सकते हो और आपकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव लाकर उनको संतुलित भी कर सकते हो या आप प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें ज़्यादा उलझते हो और बढ़ाते हो उस तनाव को। कुछ तनावकारी परिस्थितियां हम खुद भी पैदा करते हैं, जैसा समय का प्रबंधन अगर आपने सही ढंग से नहीं किया तो तनाव की स्थिति पैदा हो ही जाती है। जैसे आपने किसी को 7 बजे पहुंचने का वादा किया है और अब 1 घंटे का रास्ता है और अब निकलने में देरी करते हो, 7 बजे नहीं पहुंचते, तो तनाव खुद का भी बढ़ाते हो, सामने वाले का भी बढ़ाते हो। भारी तनाव बढ़ता है जब आप किसी को गलत वादा करते हो कि 5 दिन में मैं काम पूरा करूंगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता, बहुत गलतियां होती है, फिर इसमें नुकसान भी बढ़ता है और बहुत मानसिक क्लेश होता है। तो ये टालने लायक तनाव है। ये तकलीफों में आकर आप तनावग्रस्त होकर ये क्यों होते हैं कि टाइम मैनेजमेंट यानी वक्त का प्रबंधन आपने ठीक से नहीं किया हुआ रहता है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे भी होता है कि कुछ तनाव आप टाल ही नहीं सकते, इसमें आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। इसके लिए ऊर्जा का प्रबंधन करना पड़ता है ताकि आप इनका सामना कर सकें। रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस, विश्रामों के तरीकों का अभ्यास। भारत में योग और शवासन की बातें की जाती है। शवासन ये विश्राम का काफी शक्तिशाली तरीका है। सही ढंग से किया तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। शवासन का मतलब है जीवन रहित अवस्था में जैसे शरीर जमीन पर रखा जाता है वैसे लेट जाना, बिल्कुल पूरा शरीर ढीला छोड़ के प्रभावहीन अवस्था में लेट जाना। लेकिन काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि शवासन यानी गाने सुनते सुनते सिर्फ नींद की अवस्था में सो जाना। ये बिल्कुल गलत है। शरीर शवासन में विचार चक्र आपका पूरा थम जाता है, शरीर पूरा स्वस्थ रूप से लेट जाता है, निर्विकार अवस्था में शरीर रहता है, जैसा जैसा मृत्यु हो चुका है। फिर हम शारीरिक विश्राम के बारे में भी समझेंगे। सही प्रशिक्षण से आपने अगर विश्राम किया तो कौन से शरीर के अंग को या स्नायुबंध को या जोड़ों को आप पूर्ण विश्राम की अवस्था में रखें, यह आप तय कर सकते हो और इसके काफी फायदे ले सकते हैं। शवासन या शारीरिक विश्राम प्रशिक्षित, इनको हर एक को 20 मिनट लगते हैं। शवासन हो या शारीरिक विश्राम हो या सांसों के प्रभावशाली तरीके यानी ब्रीदिंग इमेजरी हो, तनाव कम करने के जाने माने तरीके हैं। अब अगर इन्हें सही ढंग से सीखें तो इनका अभ्यास किए तो तनाव कम करने में ये काफी सक्षम है। समझो आप 3 माह तक शवासन करते रहे हो और 1 मिनट में आप एक धड़कन कम कर सकते हो 1 मिनट में। तो इससे कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद बहुत ज्यादा फायदे नजर आएंगे। सारांश में इस सत्र में हमने क्या क्या देखा है। स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ जाना था, लेकिन यहाँ हमने उसे फिर से दोहराया है। फिर हमने विश्राम की बातें की और विश्राम, नींद और ध्यान धारणा, इनके बारे में और इनके अंतर के बारे में हमने जान लिया। सखोल विश्राम से क्या लाभ होता है, प्रशिक्षित विश्राम से क्या लाभ होते हैं, शरीर को इनके क्या क्या फायदे मिलते हैं। हमने देखा कि जैसे हृदय की गति कम होना, सांसों की गति कम होना और स्किन रेजिस्टेंस बढ़ना, तनाव के प्रति जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं उनको सकारात्मक तरीके से संतुलित करने में विश्राम के तरीकों का क्या लाभ होता है, यह भी हमने देखा है। प्रत्यक्ष रूप से हर दिन में अभ्यास से हृदय गति, सांसों की गति कम हो, धड़कने 1 मिनट में 1 से भी कम हो, तो कुछ महीने में या बरसों में ये
करने से हृदय और फेफड़े कार्यक्षम और मजबूत होते हैं। इसको हमने देखा है और इसके लाभ ये चिरकालीन स्वरूप में मिलते हैं। फिर हमने चिंता, ये महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी प्राप्त की कि चिंता करने से कोई भी मसला हल नहीं होता और उसका अंतिम परिणाम पर कोई भी असर नहीं होता। ये भी हमने सीख लिया है, इसकी व्याख्या की है और इसको अगर ठीक से हम समझ पाए तो चिंता करना जरूर कम हो सकता है। फिर अंत में हमने विश्राम के बारे में देखा, जैसे शवासन, शारीरिक विश्राम, ब्रीदिंग इमेजरी। अब ये सब समझने के बाद ये आप पर निर्भर है कि कुछ तनाव का दमन करने वाले तरीके आप खुद ठीक से सीखें। प्रत्यक्ष रूप से इन तरीकों को वीडियो द्वारा सीखना संभव है, लेकिन फिलहाल अपने आप इन तरीकों को आपने अपनाना चाहिए और इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तनाव प्रबंधन में आपने बहुत सीखा है, इसके लिए आपका रवैया और आदतें अगर आप बदल सको तो पूरी सक्षमता से आप इनका सामना कर सकते हो और इनका तनाव का प्रभाव भी बहुत बहुत कम कर सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। और आपकी तबीयत तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पूना में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ, सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करे और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफी लोगों को फायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में एक वीडियो, उसका भी आप फायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और 1 हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.